गुड इवनिंग स्टूडेंट। देखिए कार्बनिक रसायन में हमारा जो है प्रथम चैप्टर हेलो एल्केन में से जो हमारा एथिल ब्रोमाइड समाप्त हो चुका है। अब हेलो एल्केन में दो ही मुख्य है हमारे, जो है एथिल ब्रोमाइड और क्लोरोफॉर्म। इन दोनों में से एक निश्चित आएगा। आपकी बार परीक्षा नहीं हुई, पिछली बार क्लोरोफॉर्म आया नहीं है। उसके बाद पहले देख लीजिए, रिकॉर्ड हर साल आया है। 5 नंबर आपके पक्के गारंटी के साथ होंगे। अगर वीडियो नहीं समझ में आएगा तो हमको अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा, मेरा वीडियो कभी मत देखिएगा। लेकिन आप देखिए, तो हेलो एल्केन में हमारा एथिल ब्रोमाइड हो गया था। एथिल ब्रोमाइड मतलब ब्रोमोएथेन। एथिल ब्रोमाइड तो उसका सामान्य नाम है। अब अगला हमारा हेलो एल्केन में है क्लोरोफॉर्म CHCl3। तो क्लोरोफॉर्म इसका सामान्य नाम है, इसके बारे में बहुत सुना होगा आपने। बेहोशी की दवा के रूप में पहले प्रयोग किया जाता था चिकित्सा में, इसको निस्तेजक के रूप में बेहोश करने में, शल्य चिकित्साओं में आज भी निश्चेतक के रूप में 38% 30% इथ्रीविलिन में भी इसका प्रयोग किया जाता है। लेकिन अब ये सब चीज़ें पुरानी हो चुकी हैं। वर्तमान में जो है किसी को बेहोश करने के लिए या सर्जरी ऑपरेशन शल्य क्रिया करने के लिए हम क्या करते हैं, एनेस्थीसिया दिया जाता है। उनकी रीढ़ की स्पाइनल कार्ड में एक इंजेक्शन लगाया जाता है जो नर्वस सिस्टम को क्या करता है, नर्वस सिस्टम को कट कर देता है, जिससे उनको दर्द का एहसास नहीं होता है। तो मॉडर्न टेक्नोलॉजी में एनेस्थीसिया बदल गया है। लेकिन भाई हमारे सिलेबस में तुमको क्लोरोफॉर्म पढ़ना है, बहुत महत्वपूर्ण है। निश्चित गारंटी के साथ 2022 में आएगा। 5 नंबर यहाँ से आपके पक्के होंगे। तो पहले हम आप बात करते हैं क्लोरोफॉर्म, जिसका रासायनिक सूत्र है CHCl3। IPC नाम क्या होगा इसका, ट्राइक्लोरोमेथेन। क्यों? क्योंकि ये हेलो एल्केन है। तो हेलो के रूप में या हैलोजन में, इसमें हैलोजन के रूप में क्लोरीन जुड़ा हुआ है, और एल्किल ग्रुप में देखिए CH है। तो CH में कितने कार्बन है, केवल एक। तो एक कार्बन अगर होगा तो क्या होगा, मेथ होगा। तो क्या होगा, ये मेथेन। तो 3 क्लोरीन है तो क्लोरोमेथेन है ये, लेकिन हेलो एल्केन है। तो हेलो एल्केन में कौन सा हेलो एल्केन होगा, ये क्लोरोमेथेन होगा। लेकिन क्लोरीन के 3 परमाणु है तो इसलिए ये क्या होगा, ट्राइक्लोरोमेथेन। जब इसका हम IPC नामकरण करेंगे तो सामान्य नाम क्लोरोफॉर्म, और इसका IPC नाम क्या हुआ, इसका IPC नाम हो गया हमारा ट्राइक्लोरोमेथेन। तो बनाने की प्रयोगशाला विधि, तो चित्र हमने पहले बना दिया था कि जिससे आपका समय ना बर्बाद हो। आप चित्र बुक से भी बहुत अच्छी तरीके से बता सकते हैं, लेकिन पढ़ने समझने की केवल आवश्यकता, उसके बाद सभी में आप बनाएंगे। क्योंकि देखिए इतने सारे यौगिक हैं, उसमें हम एक अगर कॉमन आपको फिगर पता रहेगा तो कुछ में बहुत सारे ऐसे तत्व जिनमें यौगिकों के निर्माण में बहुत सेम मिलता जुलता फिगर रहता है। तो इसलिए एक को जब आप समझ जाएंगे तो इसका कई जगह आप उपयोग कर सकते हैं। तो प्रयोगशाला में हम क्लोरोफॉर्म कैसे बनाते हैं, तो प्रयोगशाला में हम 3 चीज़ों के मिश्रण से क्लोरोफॉर्म बनाते हैं। उसमें हमारा है एथिल अल्कोहल या एसीटोन ले लेंगे, दोनों में से एक लेंगे। तो एथिल एसीटोन देख लीजिए, प्रयोगशाला में हम क्या करते हैं, अभी इसके हम समीकरण की व्याख्या करेंगे, पहले इसको समझ लीजिए। ये हमारा गोलपेदी का फ्लास्क है। इसमें देखिए CaOCl2 मतलब विरंजक चूर्ण, ब्लीचिंग पाउडर, इसकी मात्रा 200 ग्राम है। फिर उसमें हमने लिया है C2H5OH एथिल अल्कोहल, इसकी मात्रा कितनी है, 50 ml है। और फिर हमने इसमें लिया है जल की मात्रा कितनी है, 400 ml। इसको गोलपेदी के फ्लास्क में ले लिए हैं हम। ये देखिए गोलपेदी का फ्लास्क कांच का होता है। इसको रेत ऊष्मक पे गर्म करते हैं। अब रेत ऊष्मक के क्यों गर्म करते हैं, क्योंकि बेटा ये बर्नर जो है, इसकी जब आग से जब हम इसको डायरेक्ट गर्म करेंगे कांच के फ्लास्क को, तो ये फूट जाने की संभावना रहती है। तो इसीलिए इसके बीच में रेत ऊष्मक लगा देते हैं। ये रेत से भरी हुई व्यवस्था होती है, तो रेत गर्म होता है, रेत से ये गर्म होता है, तो जिससे ये पिघलने नहीं पाता है, फूटने नहीं पाता है। इसीलिए हम इसको डायरेक्ट नहीं आंच पे गर्म करते हैं, स्प्लिट लैंप से इसको हम रेत ऊष्मक को गर्म करेंगे और इस रेत ऊष्मक द्वारा ये गर्म होगा। तो यहाँ पे जब क्रिया होगी तो क्लोरोफॉर्म बनेगा और जल बनेगा। तो ये दोनों क्या होगा, जब ये वाष्पित होगा तो वाष्पित होकर इधर से जाएगा, क्योंकि क्लोरोफॉर्म का क्वथनांक कितना होता है, 61 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो ये है संघनित्र। तो यहाँ ध्यान दीजिए, ये पाइप बीच में दिखाया गया है, जो नली सीधे पेन की तरह, जैसे पेन के बीचों बीच में रिफिल रहती है वैसे ही इसके बीचों बीच में है, लेकिन ये कांच की इसलिए अंदर से हमको दिख रही है। तो जब यहाँ से इस पतली नली से यहाँ पे जब जाएगा तो इसके ऊपर से किसकी चारों गोल गोल कवरिंग किसकी है, ये संघनित्र की। तो यहाँ से हम ठंडा रल जाते हैं, तो यहाँ से जो वाष्पित होकर क्लोरोफॉर्म जाएगा वाष्प के रूप में, तो जब यहाँ से गुजरेगा संघनित्र के अंदर से,
तो इसके अंदर से तो इस संघनित्र का जो ठंडा जल रहता है इस पाइप को ठंडा कर देगा, तो जो क्लोरोफॉर्म वाष्प की बूंदों के रूप में रहेगा वो संघनित होकर द्रव के रूप में आ जाएगा, और जिसको हम ग्राही में इकट्ठा कर लेंगे। ग्राही में हमारा जल भी मिलेगा और क्लोरोफॉर्म मिलेगा, और इसमें अम्लीय अशुद्धियां भी रहेंगी। अम्लीय शुद्धियों को दूर करने के लिए हम इसको NaOH से क्रिया करा देते हैं। तो NaOH क्या है? क्षार है। तो ये अम्ल को क्या करता है? मिलाकर उदासीन करता है। तो अम्लीय शुद्धियां NaOH की मिलाने से दूर हो जाती है। तो प्रयोगशाला में हम गोल्डपेडी के फ्लास्क में रेत ऊष्मक पर किसको गर्म करते हैं? विरंजक चूर्ण के 200 ग्राम एथिल अल्कोहल की 50 ml मात्रा और जल के 400 ml को। तो उससे क्या होता है? हमारा क्लोरोफॉर्म बनता है, जिसको हम ग्राही में इकट्ठा कर लेते हैं। अशुद्धियों को NaOH डालकर अम्लीय अशुद्धियों को दूर कर लिया जाता है। जल की जो अशुद्धि होती है उसको हम अलग कर लेते हैं आसवन द्वारा। आसवन द्वारा कैसे अलग? दोनों द्रव हैं, लेकिन क्लोरोफॉर्म का आपके क्वथनांक होता है 61 डिग्री C और जल का क्वथनांक होता है हमारा 100 डिग्री सेंटीग्रेड। इसीलिए जब हम इसको प्रभावी आसवन करेंगे तो हम टेम्परेचर क्या कर देंगे? विलयन का, उसका गर्म करने का टेम्परेचर 61 ही करेंगे। तो केवल हमारा क्या वाष्पित होगा? क्लोरोफॉर्म। जल का क्वथनांक है 100 डिग्री C है तो वो वाष्पित नहीं होगा। तो हमको इन दोनों को क्या है? प्रभावी आसवन द्वारा अलग कर सकते हैं। तो इसलिए इस चित्र को आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और जो है आपकी बुक से भी अच्छी तरीके से बना सकते हैं। महत्वपूर्ण चीज है इसका समझना। तो इसको हम इरेज कर रहे हैं। अब हम बताएंगे ये प्रयोगशाला में किस प्रकार विरंजक चूर्ण क्रिया करता है एथिल अल्कोहल से। 3 चीजें हमने ली। पहला हमने लिया क्या? विरंजक चूर्ण CaOCl2 या जिसको हम ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं। दूसरा हमने लिया है क्या? एथिल अल्कोहल CH3CH2OH। और तीसरा हमने क्या लिया है इसमें? तीसरा हमने लिया है जल। जल क्या है? क्यों जल कहा गया? क्योंकि देखिए इसमें जल की क्रिया पहले इसमें होगी ब्लीचिंग पाउडर से, तब हमारा नम बनेगा। लेकिन पहले इसको हम फंडामेंटल को लिख दे रहे हैं। तो इसमें से हमने क्या लिया है? हमने ब्लीचिंग पाउडर के 200 ग्राम की मात्रा को लिखी। एक चूंकि ठोस होता है तो ग्राम में रहेगा। एथिल अल्कोहल लिक्विड है, इसकी मात्रा हमने कितने ली है? 50 ml ली है। और जल की मात्रा हमने कितने ली है? 400 ml ली है। तो अब प्रयोगशाला विधि क्या है? प्रयोगशाला में जब हम विरंजक चूर्ण, नम विरंजक चूर्ण, नम मतलब जिसमें नमी हो, नमी जहां भी आएगी वहां पानी होगा। और नमी का सूत्र क्या होता है? H2O। क्यों? क्योंकि पानी का सूत्र H2O है तो नमी भी। तो जब नमी की उपस्थिति क्रिया होगा तो ऑटोमेटिकली आप समझ जाइए वहां H2O आ गया है। तो ये 4 स्टेप की क्रिया होती है, 4 पदों की क्रिया होती है। तो ये 3 मेन इंग्रेडिएंट्स हैं जिनकी मात्रा के बारे में हमने लिख दिया, इसलिए चित्र हमने पहले समझा दिया। अब ये कैसे क्रिया करते हैं इसको आप देखिए। तो फर्स्ट स्टेप में हम ब्लीचिंग पाउडर जो लिए हुए हैं CaOCl2 विरंजक चूर्ण, इसको हम नम करेंगे। तो नमी पैदा करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? इसकी क्रिया हम किससे कराएंगे? जल से कराएंगे। अब यहाँ ध्यान दीजिए, जब इसकी क्रिया हम जल से कराते हैं तो हमारा यहाँ प्राप्त होता है बुझा चूना। CaOH का होल ट्वाइस और प्लस Cl2 क्लोरीन गैस बनता है। क्लोरीन गैस का निर्माण होता है। अब ये देखिए कैसे बनता है, ध्यान से देखिए। इस H2O को हमने यहाँ देखिए इस रूप में लिख दिया HOH। इन दोनों H को क्या करें? अलग हम लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए सीधा पंडा है। इस क्लोरीन को देखिए यहाँ से हम निकाल कर सीधे यहाँ रख दिए। यहाँ बचा क्या हुआ है? CaO बचा हुआ है। तो CaO में हमने क्या जोड़ दिया? HOH, यही जुड़ रहा है ना पानी, यहाँ हमने लाकर कर दिया HOH। अब यहाँ हम आप देख लीजिए Ca के साथ कितने OH है? 2 OH हो गए। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं CaOH का होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसे हम बुझा चूना भी कहते हैं, ये हमारा प्राप्त हो गया। अब ये देखिए CaO खत्म हो गया, यहाँ से पूरा H2O खत्म हो गया, बचा क्या? Cl2, यही क्लोरीन गैस क्या हो जाता है? अलग हो जाता। तो हम क्रिया विधि भी इसकी समझा रहे हैं, और इसमें भी जो नहीं समझ होगा तो उसके बाद भी हम आपको समझाएंगे। डायरेक्ट रिएक्शन तो किताबों में भी लिखा हुआ है। तो ये देखिए CaO और ये H2O का HOH, एक O तो इसमें है ही CaO में, एक HOH यहाँ आ गया तो कितने हो गए? 2 OH हो गए। तो इन्हीं 2 OH को अलग की जगह हम किसमें एक साथ करके
उसको कर दिए, तो हमारा क्या बन गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्लोरीन सीधे सीधे अलग हो गया। हम आशा करते हैं पहला स्टेप आप समझ गए होंगे। अब दूसरे स्टेप में क्रिया क्या होगी, दूसरे स्टेप में हमारी क्रिया होगी एथिल अल्कोहल की इस बने हुए क्लोरीन से, क्योंकि एथिल अल्कोहल और व्यंजक चूड़ और जल हमने 3 मेन मुख्य पदार्थों के रूप में लिया है, जिससे हम क्या करेंगे, क्लोरोफॉर्म का निर्माण कर रहे हैं। तो एथिल अल्कोहल का सूत्र, तो चाहे आप C2H5 लिखिए और चाहे CH3CH2OH लिखिए। अब इसी को हम C2H5 भी लिख देते हैं। क्यों लिख देते हैं, देखिए 3 और 2 5 हो गया, और कार्बन 1 1 2 हो गया, इसी को जोड़ के लिख दिया गया है। लेकिन कार्बनिक रूप में जब श्रृंखला के रूप में लिखेंगे बेटा तो ऐसे लिखेंगे, क्योंकि किन्हीं भी दो क्रमागत कार्बनिक यौगिकों के बीच का अंतर क्या होता है, CH2 होता है। अब इसकी क्रिया किससे होगी, क्लोरीन से होगी। यहाँ ध्यान दीजिएगा, क्लोरीन से जब क्रिया होगी Cl2। अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा, ये दो क्लोरीन है, ये दो क्लोरीन है, यहां पे देखिए एक H इससे निकलेगा तो ये बच जाएगा, देखिए केवल क्या हो जाएगा, CH3CH। CH2 में से एक H हमने निकाल दिया और एक H इधर हमने लाके कर दिया। अब यहां पे देखिए O, तो एक H इसको भी हम निकाल लेंगे, एक H को यहां ले आए, फिर अब यहां हो गया हमारे 2 H। अब इसमें से जब एक H खत्म हो गया और एक H इसका खत्म हो गया, CH और H एक इसका खत्म हो गया, बचा यहाँ क्या है, केवल O। या ऐसे समझ लीजिए हम इन दोनों H को गायब कर दिए, 2H2 को यहाँ भेज दिए सीधे, 2H और 2Cl मिलके क्या बना लिए, 2HCl। देखिए हम नीचे लिख दे रहे हैं। अब बचा क्या है, अब यहाँ पे देखिए बचा CH3COH, तो ये हो जाएगा CH3CHO। क्या बन गया हमारा, एस्टल्डिहाइड। बात आप समझ रहे हैं, तो कहीं से भी आप निकालेंगे उसको देखिए समझने की केवल जरूरत है बेटा। तो देखिए यहाँ क्या हुआ, ये 2H इसका निकल गया, इससे क्रिया करा और यहाँ बना दिया, वहां स्पेस नहीं हम नीचे लिख दे रहे हैं, 2HCl। अब 2 हाइड्रोजन इधर निकल गए, 2 क्लोरीन इधर, बचा क्या, CH3CHO, CH3CHO। ये हमारा क्या है, ये हमारा है एसिटल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड। अब देखिए दूसरे स्टेप में हमारा क्या हुआ, एथिल अल्कोहल की क्रिया हुई किससे, क्लोरीन गैस से। तो और बना क्या, एथिल अल्कोहल ऑक्सीडाइज होकर एथिल एस्टल्डिहाइड में बदल गया और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल प्राप्त हुआ। अब दूसरे स्टेप में, अब हम चलते हैं तीसरे स्टेप में। तीसरे स्टेप में यही जो एस्टल्डिहाइड बना हुआ है ये क्लोरीन से क्रिया करेगा। तो हम आशा करते हैं इन दोनों स्टेप्स को आप समझ चुके हैं। तीसरा स्टेप हम करते हैं, यहाँ पे इसको ऊपर लिख दे रहे हैं जिससे नीचे स्पेस रहे, CH3CHO प्लस क्या हो गया, 2HCl। ये हमारा तीसरा स्टेप है। तीसरे स्टेप में हमको एस्टल्डिहाइड प्राप्त हुआ। अब इसी एस्टल्डिहाइड की तीसरे स्टेप में हम क्रिया किससे कराते हैं, इसकी क्रिया होती है क्लोरीन के 3 अणुओं से, 3Cl2। अब 3 अणु है तो 3 दूनी कितना हो गया, परमाणु कितने हो गए, 6। तो यहाँ हम लिख दे रहे हैं 6Cl, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। इसको इसलिए कर रहे हैं, देखिए आप इसको समझ सके कैसे है ये बनता है। अब देखिए 6 में से 3 क्लोरीन परमाणु इन 3 हाइड्रोजन को, ध्यान दीजिएगा CH3CHO का ये जो 3 हाइड्रोजन है इसको रिप्लेस करेगा। और ये यहाँ देखिए इसको हमने किसमें बांट दिया, 3Cl और प्लस 3Cl, 6 को इसमें डिवाइड कर दिया। अब यहाँ देखिए ये जो 3 हाइड्रोजन निकलेगा इसके स्थान पर ये 3 क्लोरीन यहाँ आके जुड़ जाएगा, तो CH3 के जगह हो जाएगा CCl3 और CHO को हम पूरा लिख देंगे CHO। ये है आपका ट्राइक्लोरोएस्टल्डिहाइड या इसको क्लोरल भी कहते हैं। इसी क्लोरल की जब हम क्लोरोबेंजीन के 2 अणुओं से क्रिया कराते हैं तो हमारा बनता है क्या, DDT, जो कि एक कीटनाशक है, बहुत सभी आप नाम सुने होंगे, उसका पूरा नाम डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरोएथेन है। तो ये क्लोरोबेंजीन की जब क्लोरल से क्रिया होती है और ट्राइक्लोरोएस्टल्डिहाइड है ये, इसी को क्लोरल कहते हैं। अब CCl3
तीन क्लोरीन तीन हाइड्रोजन को रिप्लेस कर यहाँ आ गया, तो ये ट्राइक्लोरोएस्टरलिहाइड अर्थात क्लोरल बन गया। तो ये तीन हाइड्रोजन जो इधर आए तो यहाँ से केवल तीन क्लोरीन गया था, लेकिन तीन बचा था। तो तीन हाइड्रोजन जो यहाँ से प्रतिस्थापित होंगे, यहाँ बचे हुए तीन क्लोरीन से मिलकर क्या करेंगे, प्लस उसके बगल में आप लिखेंगे 3HCl, 3HCl हो गया। अब देखिए हमारा यह समीकरण बैलेंस है। ये देखिए क्यों बैलेंस है, 3 दूनी 6 क्लोरीन है, इधर भी क्लोरीन देखिए 3 इसमें है और 3 HCl में 6 है। कार्बन 1 और 1 2 है, यहाँ भी कार्बन 1 और 1 2 है। ऑक्सीजन हम देखते हैं, इधर ऑक्सीजन 1 है, इधर भी ऑक्सीजन 1 है। हाइड्रोजन देखते हैं 3 1 4 हाइड्रोजन है। एक हाइड्रोजन आपका देखिए क्लोरल ट्राइक्लोरोएस्टरलिहाइड में है और 3 हाइड्रोजन हमारे किसमें है, HCl में है। इस प्रकार ये भी बैलेंस है। तो तीसरे स्टेप में हमारा क्या बना, क्लोरल बना। अब ये जो क्लोरल बना है तीसरे स्टेप का, ये पहले स्टेप में बने हुए बुझे चूने से क्रिया करेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया करेगा। तो हमारा चौथे ही स्टेप में हमारा जो मुख्य उत्पाद है क्लोरोफॉर्म वो प्राप्त हो जाएगा। तो आशा करते हैं हम आप इसको समझ चुके हैं। तो इसीलिए इसको ऊपर का हम थोड़ा सा मिटाते हैं। चौथा स्टेप हम आपको लिखते हैं, उसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो चौथे स्टेप में क्या होता है, क्लोरल हमारा क्या बना है, क्लोरल CCl3CHO। ये क्रिया किससे करता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से, जो हमारे प्रथम स्टेप में बना हुआ था। तो इसको हम मिटा देते हैं। आप जो स्क्रीनशॉट जरूरत के अनुसार ले लीजिएगा, नहीं तो वीडियो पास कर भी आप उसको देख सकते हैं। वीडियो को स्लो मोशन में चला कर भी आप समझ सकते हैं। मेरा प्रयास ये है बेटा कि कम समय में आपको ज़्यादा मैटर में दूं, इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूं। और आपको अगर उसकी बात समझ में नहीं आएगा तो जो आपके सुझाव आमंत्रित हैं, मैं उसके अनुसार कार्य करूँगा। अब यहाँ देखिए क्या बनता है, जब यहाँ क्रिया होती है तो यहाँ 2 अणु बनते हैं क्लोरोफॉर्म के, और एक अणु बनता है किसका, कैल्शियम फार्मेट का। ध्यान दीजिए इस रिएक्शन बड़ा है, इसलिए यहाँ से हम इसको शुरू कर रहे हैं। CCl3CHO। अब थर्ड स्टेप में बना हुआ ट्राइक्लोरोएस्टरलिहाइड या क्लोरल, ये क्रिया किससे करता है, ये क्लोरल क्रिया करता है हमारा प्रथम स्टेप में, फर्स्ट स्टेप में बने हुए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या बुझे चूने से। अब इससे क्या बनता है, इससे हमारा क्लोरोफॉर्म बनता है CHCl3, और प्लस इसके साथ क्या बनता है, कैल्शियम फार्मेट HCOO। ये फार्मेट आयन का सूत्र है, लेकिन इस पे एक माइनस होता है। तो इसीलिए देखिए हम अगर यहाँ पे कैल्शियम फार्मेट Ca कर दे, अगर Na करते सोडियम फार्मेट का सूत्र सही होता, पोटेशियम का भी सही होता, पोटेशियम फार्मेट का अगर K कर देते। लेकिन चूंकि यहाँ कैल्शियम फार्मेट है तो कैल्शियम पे डबल पॉजिटिव आयन होता है, इसकी संयोजकता 2 होती है, इसकी ऋण 1 होती है। तो इसीलिए यहाँ कम है, तो इसमें हम 2 से गुणा कर देंगे। अब सूत्र क्या हो गया हमारा कैल्शियम फार्मेट का, HCOO का होल ट्वाइस Ca। अब यहाँ पे देखिए समीकरण बैलेंस नहीं है। इस समीकरण को बैलेंस करने के लिए हम 2 अणु यहाँ क्लोरल के कर देंगे और 2 अणु यहाँ क्लोरोफॉर्म कर देंगे, और इस प्रकार हमारा ये समीकरण पूर्णतया संतुलित हो गया। कैसे, इसको हम देखते हैं। देखिए अब हम पहले चेक करेंगे कि तीर के इधर अभिकारक में कितने प्रकार के तत्व हैं, उनके परमाणुओं की संख्या। उत्पाद में भी उतने प्रकार के तत्व होने चाहिए और उतने परमाणुओं की संख्या होनी चाहिए। तो पहला तत्व हमारा यहाँ देखिए कार्बन है। तो यहाँ 2 कार्बन, 2 आगे लगा है, तो इसे 1 कार्बन यहाँ है, 1 कार्बन यहाँ, तो 2 एकम 2 और 2 दूनी 4। तो इसमें कुल कितने कार्बन हो गए हमारे, 4 कार्बन है। यहाँ पे हम देखेंगे 2 कार्बन यहाँ देखिए क्लोरोफॉर्म में है, और यहाँ देखिए ट्वाइस लगा है फार्मेट आयन में, तो C, तो इसमें भी 2 से, सब में 2 से गुणा होगा ब्रैकेट के अंदर जितने हैं। तो 2 हो गए यहाँ पे कार्बन और 2 कार्बन यहाँ 4। तो अर्थात पहला तत्व हमारा क्या हो गया, कार्बन बैलेंस हो गया। दूसरा तत्व है क्लोरीन। देखिए यहाँ इसके बगल में है और आगे भी है, तो 2 तिहाई कितना होगा, क्लोरीन की संख्या परमाणुओं की हो गई 6। इधर हम देख रहे हैं तो देखिए क्लोरोफॉर्म में यहाँ आगे 2 लगा, यहाँ 3 है, तो 2 तिहाई 6। क्लोरीन परमाणुओं की संख्या कितनी हो गई, 6। क्लोरीन भी बैलेंस हो गया हमारा दूसरा तत्व भी।
अब तीसरा हमारा क्या है, कार्बन तीसरा नहीं है क्योंकि वो पहले आया है। कोई तत्व बार बार आएगा तो वो तत्व एक बार ही गिनती की जाएगी, लेकिन उसकी संख्या परमाणुओं की केवल हम गिनेंगे। तो कार्बन ऑलरेडी बैलेंस हो चुका। अब हाइड्रोजन देखते हैं। यहाँ पे देखिए 2 हाइड्रोजन है, आगे 2 गुणा लगा, यहाँ पे तो कुछ है नहीं तो इसलिए एक ही, 2 एकम 2 हाइड्रोजन इसमें हो गए। और यहाँ देखिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में भी 2 हाइड्रोजन है, तो 2 कितने हाइड्रोजन हो गए, 4। यहाँ पे देखिए 2 आगे से गुणा है क्लोरोफॉर्म के अणु में, तो 2 क्लोरोफॉर्म के अणु में हो गए हाइड्रोजन, और 2 हाइड्रोजन हमारे किसमें हो गए, कैल्शियम फॉर्मेट में। तो हमारा हाइड्रोजन भी क्या हो गया, बैलेंस हो गया। अब ऑक्सीजन देखते हैं। यहाँ आगे 2 है तो 2 ऑक्सीजन यहाँ पे हुए, इसका OH का ट्वाइस है तो 2 ऑक्सीजन यहाँ, 2 2 4। अभिकारक की तरफ 4 ऑक्सीजन है, और यहाँ पे देखिए 2 ऑक्सीजन फॉर्मेट आयन में, कैल्शियम फॉर्मेट में है, और ये जो ब्रैकेट के बाहर 2 लगा है तो दोनों में गुणा होगा, 2 एकम 2 2 एकम 2, तो 2 दूनी कितना हो गया, 4। यहाँ भी कितने हैं, 4 ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन भी आपका हमारा बैलेंस हो गया। इस प्रकार चारों तत्व हमारे क्या हो गए, बैलेंस हो गए, अर्थात ये सूत्र सही है। तो हमारा देखिए 4 स्टेप की क्रिया हो गई। इसको हम आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। अंत में हमारा क्या बना, कैल्शियम फॉर्मेट बना और ये बना। अब हम बात करते हैं इसके भौतिक गुण की। अब उसमें अगर रिएक्शन में कोई डाउट होगा तो आप उसको फिर से हमसे पूछ लीजिएगा। भौतिक गुण, भौतिक गुण वैसे बहुत इंपॉर्टेंट नहीं होता है, लेकिन इसको समझने के लिए भौतिक गुण का जानना हमारे लिए आवश्यक है। यह मतलब क्लोरोफॉर्म एक रंगहीन गंध कैसी होती है, मीठी भीनी भीनी खुशबू आती है, अच्छी खुशबू आती है, मीठी गंध वाली ज्वलनशील द्रव है। मतलब इसमें आग तेजी से पकड़ता है, जैसे पेट्रोल डीजल एल्कोहल होता है वैसे। आप देखे होंगे ऑयल टैंकर पे हाई इन्फ्लेमेबल लिखा रहता है, अति ज्वलनशील, मतलब जिसमें आसानी से आग पकड़ ले, ज्वलनशील द्रव है। इसका क्वथनांक होता है कितना, 61 डिग्री सी। क्वथनांक 61 डिग्री सी। क्वथनांक क्या होता है, किसी द्रव का जब हम गर्म करते हैं तो जब वह उसका दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है, अर्थात कोई द्रव जब भाप बन के उड़ने लगता है उसी ताप को हम उसका क्वथनांक कहते हैं। तो अर्थात 61 डिग्री सी पे ही यह क्या होगा, 61 डिग्री सी जब ताप हो जाएगा विलयन का, क्लोरोफॉर्म को जिस बर्तन में उबाल रहे हैं तो ये भाप बन के उड़ने लगेगा। जबकि पानी का क्वथनांक कितना होता है, 100 डिग्री सी पे, अर्थात पानी कब वाष्पित होता है, 100 डिग्री सी पे वाष्पित होता है। तो यह अगला इसका भौतिक गुण क्या है, यह जल में अविलेय, ध्यान दीजिएगा। इसी प्रकार ग्राही से इसको हम अलग करते हैं। ग्राही में जल के साथ हमको प्राप्त हुआ था ना, लेकिन ये जल में क्या होता है, अविलेय होता है, अर्थात दोनों द्रव होते हैं लेकिन ये जल में घुलता नहीं है, केवल एल्कोहल और ईथर में विलेय होता है। किसमें विलेय होता है, एल्कोहल व ईथर में विलेय, ईथर में विलेय होता है। तो इसीलिए जल के साथ हम आसानी से इसको अलग कर लेते हैं। क्यों, क्योंकि ग्राही में हमको क्लोरोफॉर्म के साथ जल भी मिला है, तो उसको हम क्या करेंगे, प्रभावी आसवन करेंगे, और जो आसवन में उसमें टेम्परेचर थर्मामीटर लगा देंगे 61 से ज़्यादा ना हो। तो जब 61 डिग्री सी तक मैक्सिमम ताप होगा तो उस विलयन से केवल क्लोरोफॉर्म उड़ेगा संघनित्र में, हम उसको ठंडा करके इकट्ठा कर लेंगे। जल उसी गोल पेंदी के फ्लास्क में बचा रह जाएगा। क्यों, क्योंकि उसका क्वथनांक 100 डिग्री सी होगा, तो जब तक 100 होगा नहीं तब तक वो वाष्पित नहीं होगा। तो दो अलग अलग क्वथनांक वाले द्रवों को जो आपस में मिल जाए द्रवों को, तो उनको अलग करने के लिए प्रभावी आसवन का ही प्रयोग किया जाता है, जब दोनों के क्वथनांकों में 25 डिग्री सी का लगभग अंतर होता है। तो इसके भौतिक गुण भी आप समझ गए होंगे, हम आशा करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं होता है, लेकिन इसको समझने की दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 5 नंबर आपके पक्का करेगा बोर्ड में, गारंटी है। अब की बार क्लोरोफॉर्म को आने से कोई रोक नहीं सकता, 2022 में कोई जाने रही है। तो अब हम चर्चा करते हैं इसके रासायनिक गुणों की। उसके रासायनिक गुण में सबसे सर्वाधिक महत्वपूर्ण है इसका ऑक्सीकरण। रासायनिक गुण में इसका सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण है क्या, हमारा ऑक्सीकरण। रासायनिक गुण
यही बार बार पूछा जाता है इसका ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण क्यों महत्वपूर्ण है? क्लोरोफॉर्म जब ऑक्सीडाइज होता है, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ऑक्सीकरण तेज हो जाता है, तो ऑक्सीकृत होकर ये बनाता है COCl2, कार्बोनिल क्लोराइड। इसी कार्बोनिल क्लोराइड को फास्जीन गैस कहते हैं। यहाँ आप ध्यान दीजिएगा, अभी आगे आपको फास्फोरस में भी मिलेगा, हमें फास्फीन गैस मिलेगा। फास्फीन गैस जो होता है वो PH3 होता है, ये फास्फोरस का कंपाउंड है, लेकिन फास्जीन गैस कार्बोनिल क्लोराइड को कहा जाता है। तो इस अंतर को ध्यान रखिएगा। फास्जीन गैस कार्बोनिल क्लोराइड एक विषैली गैस होती है। क्लोरोफॉर्म का निश्चेतक के रूप में उपयोग किया जाता था, अब क्यों नहीं किया जाता? इसी कारण, क्योंकि जैसे ही ये हवा के संपर्क में, ऑक्सीजन के संपर्क में आता है, कार्बोनिल क्लोराइड बना लेता है, जो विषैली गैस है, जिससे मृत्यु हो जाती है। तो इसको निश्चेतक के रूप में प्रयोग केवल कर देंगे बिना 30% E3 विलयन के, तो यह जीवन के लिए घातक हो सकता है। तो इसीलिए क्लोरोफॉर्म को हम रंगीन बोतलों में रखते हैं। प्रश्न पूछा जाता है क्लोरोफॉर्म को रंगीन बोतलों में एथाइल अल्कोहल के साथ मिक्स करके क्यों रखा जाता है? क्यों रंगीन बोतलों में ट्रांसपेरेंट बोतल जब रहेगा, पारदर्शी बोतल रहेगा, तो उसके अंदर, कांच के अंदर प्रकाश जाएगा, तो जब प्रकाश जाएगा तो क्लोरोफॉर्म वाष्पित होकर कार्बोनिल क्लोराइड फास्जीन गैस बनाएगा। इसलिए बोतल रंगीन किया जाता है कि प्रकाश कम से कम जाए। और इस विलयन में क्लोरोफॉर्म जब रखा जाता है तो उसमें एथिल अल्कोहल मिला रखा जाता है। एथिल अल्कोहल ऋणात्मक उत्प्रेरक, नेगेटिव कैटलिस्ट की भांति कार्य करता है, जो इसके ऑक्सीकरण को रोकता है। इसी कारण कि फास्जीन गैस के बनने को रोकने के लिए, ऑक्सीकरण को, क्लोरोफॉर्म के ऑक्सीकरण को रोकने के लिए ही इसको हम क्या करते हैं, रंगीन बोतलों में रखते हैं और अंधेरे कमरे में रखा जाता है, जिससे ये क्या हो, ऑक्सीकृत होकर फास्जीन गैस नामक विषैली गैस ना बनाए। ये बहुत बार पूछा जाता है। अब ये देखिए बैलेंस हमारा नहीं है। यहाँ पे देखिए क्लोरीन 2 2 4 है, यहाँ क्लोरीन केवल 3 है। और यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन 1 और 1 2 है, यहाँ ऑक्सीजन 3 है, तो कुछ भी बैलेंस नहीं है। तो अगर हम यहाँ पे देखिए 2 कर देंगे, पहले देख रहे हैं हम क्या डिसबैलेंस है, उसी को हमको बैलेंस करना है। तो देखिए हाइड्रोजन यहाँ 2 है, सबसे कम जो संख्या होती है उसको पहले हम बैलेंस करते हैं। यहाँ 1 हाइड्रोजन है, यहाँ हाइड्रोजन 2 है, तो यहाँ पे हम बढ़ाएंगे नहीं, यहाँ पे हम बढ़ा नहीं सकते सूत्र में, आगे ही बढ़ाएंगे। तो जब हम यहाँ आगे 2 किए, हाइड्रोजन तो बैलेंस हो गया, लेकिन अब कार्बन डिसबैलेंस हो गया। कार्बन यहाँ कार्बोनिल क्लोराइड में केवल 1 है, फिर इसलिए हम आगे यहाँ भी 2 लगा दिए, अब कार्बन भी बैलेंस हो गया। अब कार्बन बैलेंस हो गया हमारा और ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। यहाँ 3 ऑक्सीजन है, यहाँ भी देखिए 2 ऑक्सीजन कार्बोनिल क्लोराइड में, 1 जल में है। तो कार्बन और ऑक्सीजन ये दोनों हमारे क्या हो गए, बैलेंस। अब कौन से 2 तत्व केवल बचे हैं, क्लोरीन बचा है, हमारा हाइड्रोजन। अब इधर देखिए हाइड्रोजन कितना है, हाइड्रोजन है 2, आगे 2 लगा है तो सब में 2 गुणा होगा, हाइड्रोजन हो गया हमारा 2। क्लोरीन कितना हो गया, 2 3 6 परमाणु क्लोरीन के हो गए। यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन हमारा 2 जल में है, तो ये हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया हमारा, हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया। अब बचा है केवल क्लोरीन। क्लोरीन के कुल 6 परमाणु इधर है, 2 3 6 क्लोरोफॉर्म में। तो यहाँ देखिए क्लोरीन कार्बोनिल क्लोराइड में 2 दूनी 4, 4 कार्बोनिल क्लोराइड में 1 अणु के रूप में निकल रहा है। तो कितना हो गया, 4 और 2 कितने हो गए, 6। 4 परमाणु इसमें हो गए और 2 परमाणु कहाँ हो गया, यहाँ 1 अणु में, जो 1 अणु क्लोरीन का निकल रहा है, तो 4 2 6। इस प्रकार सभी तत्वों के परमाणु हमारे क्या हो गए, संतुलित हो गए। तो क्लोरोफॉर्म का जब ऑक्सीकरण होता है तो कार्बोनिल क्लोराइड फास्जीन गैस नामक विषैली गैस बनती है। इसी नाते जो है यह समीकरण बहुत महत्वपूर्ण है। और इसी कारण कि क्लोरोफॉर्म जो है वाष्पित होता है तो वह तुरंत ऑक्सीजन से क्रिया कर फास्जीन गैस बनाने लगता है, इसलिए इसका निश्चेतक के रूप में प्रयोग नहीं किया जाता, एनेस्थीसिया दिया जाता है, जिससे क्या होता है, बेहोशी रहती है लेकिन दर्द नहीं होता है और पूरा निश्चेतक नहीं होता है, मनुष्य होश में भी रहता है। तो ये रासायनिक गुण इसका ये ऑक्सीकरण महत्वपूर्ण है। और इसमें और भी है, लेकिन इसमें ये सबसे महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान रखिएगा। क्लोरोफॉर्म जब ऑक्सीकृत होता है, ये क्रिया होती किसकी उपस्थिति में है, सनलाइट की उपस्थिति में, और तेज हो जाती है। क्योंकि आप जानते हैं किसी चीज का ताप बढ़ाने पे अंगों की, उसके पदार्थ की सक्रियता क्या होती है, बढ़ती है, ताप दाबाद क्या प्रभाव पड़ता है। तो सर्वाधिक महत्वपूर्ण रासायनिक गुण है क्लोरोफॉर्म से कार्बोनिल क्लोराइड अर्थात फास्जीन गैस का निर्माण होता है, जो एक विषैली गैस है। अब हम इसके गुणों पे चर्चा करते हैं, उपयोग पे, उपयोग इसके मुख्य क्या क्या हैं। तो
तो पहला तो आप इसको जान लीजिए। पहला इसका मुख्य उपयोग है क्या? इसका पहला मुख्य उपयोग है निश्चेतक के रूप में। 30% E3 विलयन में, ईथर के विलयन में मिला देंगे, E3 विलयन में निश्चेतक के रूप। निश्चेतक माने क्या होता है? जो चेतना को हर ले माने बेहोश कर दे, जिससे मूर्छा है, बेहोशी, निश्चेतक के रूप में। दूसरा इसका मुख्य उपयोग क्या है? हमारा इसका दूसरा उपयोग है टेफ्लॉन के निर्माण में। टेफ्लॉन क्या होता है? टेफ्लॉन एक प्रकार का पॉलीमर होता है, बहुलक होता है, जो फ्राई पैन में लगा रहता है, नॉन स्टिक कोटिंग की, बहुत उच्च ताप सहने की क्षमता होती है। इसी में जिलेबी पकौड़ी सब छमते हैं, ये चिपकता नहीं हो। ऐसा प्लास्टिक, उसी में तेल उबलता रहता है, लेकिन प्लास्टिक पे इस पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, अग्निरोधी होता है। तो टेफ्लॉन के निर्माण में इसका उपयोग हम करते हैं। इसका उपयोग सुगंधित पदार्थों के निर्माण में भी किया जाता है। सुगंधित पदार्थों के निर्माण में, सुगंधित पदार्थों के निर्माण में भी हम करते हैं। और इसका उपयोग किसमें किया जाता है? और इसका उपयोग हम करते हैं जो है बहुत सारी चीजों में इसका उपयोग किया जाता है। और जैसे लाख है, लाख आप जानते हैं, लाख है जो लाख के कीट से प्राप्त होता है। सहतूत के वृक्ष पे लाख के कीट से लाख प्राप्त होता है। लाख के दूसरा हमारा क्या है? रबड़, ये सब जो प्राकृतिक रूप से, तथा चर्बी के विलायक के रूप में, ये चर्बी को घोलता भी है। लाख, चर्बी तथा रबड़ के विलायक के रूप में भी इसका प्रयोग किया जाता है, के विलायक के रूप में। तो आशा करते हैं बेटा कि आप क्लोरोफॉर्म समझ गए होंगे। इसको आप जान लीजिए, क्लोरोफॉर्म मूर्छा, निश्चेतक, बेहोशी की दवा जिससे बनाई थी। इसकी गंध मीठी गंध वाला द्रव है। 61 डिग्री से इसका क्वथनांक होता है। इसी नाते हम जब ये ग्राही में हमको जल और क्लोरोफॉर्म दोनों मिलता है, तो हम दोनों को प्रभाजी आसवन द्वारा अलग कर लेते हैं। भले ही दोनों द्रव होते हैं, लेकिन जल का क्वथनांक होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसका कितना है? 61 ही है। तो हम 61 थर्मामीटर लगा देंगे गोलपेदी के फ्लास्क में, तो 61 डिग्री सी पे केवल क्या उड़ेगा? हमारा केवल क्लोरोफॉर्म उड़ेगा, जल नीचे बचा रह जाएगा, क्योंकि जल के अणु का वाष्पित होंगे 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे, क्योंकि जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप इसको पूरी अच्छी तरीके से समझ चुके होंगे। उसमें इसके परमाणु निर्माण विधि में या इसके भौतिक रासायनिक गुण में जो भी कोई डाउट होगा, तो उसको हमको आप कमेंट बॉक्स में करिए। मैं फिर से उसको रिकरेक्ट करके फिर से आपको मैं वो करूँगा, आपकी संख्याओं का समाधान करूँगा। क्योंकि देखिए, आप जो भी चाहेंगे वो उसको कर सकते हैं, कॉन्फिडेंटली रहिए। बाकी सारी चीज़ें सारी जहाँ चाह वहाँ रहा, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। तो कल दूसरे पार्ट में हम इसके जो बचे हुए रासायनिक गुण हैं उनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। और जो महत्वपूर्ण थे उसको मैंने कर दिया, इतना भी आप करेंगे 5 नंबर पक्का है, इसमें से कोई काट नहीं सकता 2022 बोर्ड में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको देखें। आपको जब मन करे कि हाँ सब्सक्राइब करना चाहिए तब करें, मेहनत के आधार पर करें। कि आपको लगता है कि हाँ यह व्यक्ति डिजर्व करता है, तो ही उसको लाइक और शेयर करें। थैंक यू।